ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी जो भी है वो दिन पर दिन कम होती जाएगी। हालांकि इजराइल और अमेरिका अपनी रीसप्लाई पाएंगे, उनके हथियार नए आते रहेंगे, वो अटैक करेंगे। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ना ही है, क्योंकि आज हुआ है, इसके बाद उनकी धमकी नहीं मानते तो वो अमेरिका इसको और स्टेप अप करेगा। आज आपने देखे 12 बम डाले हैं, कल वो और डालेंगे। अभी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे डाला, हो सकता है कल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालें। क्योंकि एयरफोर्स बहुत ही छोटी है, नॉन एग्जिस्टेंट है। ईरान की एयर डिफेंस नेस्तनाबूद हो चुकी है, इजराइल ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो ईरान के पास जो फोर्स है वो आर्मी है, वो किसके ऊपर इस्तेमाल करेगा जब तक उनके अंदर कोई आके नहीं लड़ता। 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पे नहीं कर सकता, दूसरे देशों में अमेरिकन बेसिस पे नहीं कर सकता। तो जो चीज़ उनके पास है वो नॉन इफ़ेक्टिव है, कमज़ोर है, और ईरान को उसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसके यहाँ खुलेआम टेररिस्ट घूमते हैं और बुद्धि, अमेरिका की बुद्धि पे हमें तरस आता है कि वो उसके रिकमेंडेशन पे बहुत फूले समा रहे हैं। पूरे युद्ध में ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में जनरल मुनीर जो हैं वो बहुत छोटे प्यारे। इजराइल अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल करना चाहता था और इजराइल इस लड़ाई में अमेरिका को ले आया है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका कूद गया है। 3 बड़ी परमाणु साइटों पर अमेरिका ने बम बरसाए, जो बंकर तोड़ने वाले हैं उनका इस्तेमाल किया है। JBU-57 का इस्तेमाल सर किया गया है। US राठौर जी हैं जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जंग का फेज़ है वो कहाँ चला गया, अब क्या होगा। पहले तो बात ये है कि जो ईरान के 3 परमाणु साइटों पर अटैक हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इजराइल अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल करना चाहता था और इजराइल इस लड़ाई में अमेरिका को ले आया है। और अमेरिका ने जो ये फोर्डो, नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया है, उसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बंकर बस्टिंग बम्स, जिनको GBU-57 कहते हैं, ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से गिराए गए हैं। और इसके साथ में अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल से भी इन तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका शामिल हो गया है। फोर्डो की जो न्यूक्लियर साइट थी वो इजराइल के काबू में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भूमिगत थी। तो इसीलिए इजराइल कह रहा था कि यहाँ पर जब तक GBU-57 बॉम्ब नहीं गिरेगा ये अंदर जाकर नहीं फटेगी, क्योंकि 300 फीट नीचे बनी हुई है। और दुनिया में ये कैपेबिलिटी सिर्फ अमेरिका के पास है कि इतने बड़े बम को, जो कि 13.5 टन का है, और उसे ले जाके वहाँ गिराए ताकि वो फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नीचे जा कर के फोड़ सके। तो कहा यह जा रहा है कि फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। शायद 2 GBU बम नतांज पे भी अमेरिका ने गिराए हैं, और नतांज और इस्फहान को उन्होंने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से भी किया है अटैक। इससे पहले नतांज, फोर्डो और इस्फहान को इजरायली वायुसेना ने और इजरायली मिसाइल फोर्स ने भी टारगेट किया था। यानी JBU-57 के साथ साथ दूसरे जो मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से कंफर्म किया गया कि वो नष्ट हो जाए साइट अमेरिका की तरफ से। कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा है कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, तो अभी ये कितना नुकसान हुआ है मेरे ख्याल से इसका लोग आकलन करेंगे अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस से। लेकिन नुकसान तो हुआ है, क्योंकि फोर्डो में जो आने जाने के रास्ते थे, एंट्रेंस और एग्जिट्स, इनके ऊपर GBU-57 का वार हुआ है, जिसके वजह से जो न्यूक्लियर साइट के अंदर लोग थे या बाहर सामान था वो अंदर ही बाहर रह जाएगा, वो अभी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। क्योंकि ये बम नीचे जाकर फटते हैं, अटैक अंडरग्राउंड होता है, तो इसकी जो बाहर अगर आप देखें तो बाहर इतना नुकसान नहीं, जो बता रहे हैं कि बाहर नुकसान इतना नहीं दिखेगा जितना अंदर हो चुका है। तो क्या लगता है कि अंदर विध्वंस कंप्लीट हो गया है जिस तरह से? GBU-57 कोई 13.5 टन का बम होता है, इसमें कोई 5 टन जो है एक्सप्लोजिव होता है, तो 8 टन इसके अंदर मेटल होता है,
और वो मेटल के वजन से जो है कहा जाता है 60 फीट चौड़ी कंक्रीट को भेदता हुआ चला जाता है। जब ये 200 फीट नीचे जाता है तब ये फटता है। तो ये 5 टन का बारूद जब नीचे जाके फटता है तो एक मिनी अर्थक्वेक पैदा करता है। तो उस विसिनिटी में जो भी चीज़ होगी या तो भरभरा कर गिर जाएगी या वो आग लग जाएगी या विध्वंस हो जाएगा। तो ये काफ़ी विध्वंसकारी बॉम्ब है जिसका अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। अब क्या भविष्य में क्या लग रहा है, क्योंकि इसके बाद 10 शहरों को निशाना जो है ईरान ने भी बनाया है, वहाँ पर मिसाइल अटैक किए हैं। तो क्या लग रहा है कि ईरान अब फिर मतलब अपनी जो शांति की अपील ट्रम्प ने की थी कि अगर वो शांत रहेगा तो चीज़ें नहीं बदलेगी, सरेंडर करना चाहिए, वो लगता नहीं। देखिए अभी क्या है कि एक त्रिकोण बन गया है, अमेरिका, ईरान, इजराइल। अमेरिका ने ईरान को अटैक किया, इजराइल को ईरान ने अभी अटैक किया, जो लेटेस्ट 40 मिसाइल उसने छोड़े हैं। देखने वाली बात होगी क्या ईरान अमेरिका पर अटैक करेगा। ईरान पर से अमेरिका के ऊपर अटैक की 2 सूरतें हो सकती, या तो ईरान डायरेक्ट अमेरिकन बेसेस को जो मिडिल ईस्ट में उनको निशाना बनाए, या ईरान समर्थित मिलिशिया जो खास करके इराक में और सीरिया में बहुत स्ट्रांग है वहाँ पर अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाए। क्योंकि इसके अलावा ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिकन मेनलैंड में जाकर अटैक करे। तो जब तक ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करता युद्ध का दायरा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर और इजराइल ईरान के ऊपर तब तक अटैक करते रहेंगे जब तक कि ईरान बिना शर्त न्यूक्लियर टॉक्स के लिए तैयार नहीं हो जाता। अब क्या लग रहा है कि ईरान मतलब टॉक्स के लिए तैयार होगा कि अभी नहीं, मतलब अभी फिर से मतलब अटैक करना पड़ेगा अमेरिका को, या अमेरिका की भागीदारी फिर और बढ़ेगी इसमें? ईरान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितना नुकसान झेलना चाहते हैं, कितना डिसरप्शन झेलना चाहते हैं अपनी सिविल लाइफ में, कितनी मतलब चाहे वो तेहरान हो बाकी शहर हो वहाँ बम गिरेंगे, लोगों को परेशानी होगी, कैजुअल्टीज़ होंगी, तो वो कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। क्योंकि जिस तरीके से वॉर बढ़ेगा वैसे ही ईरान के अंदर अशांति फैलेगी। तो ईरान को एक लेना पड़ेगा डिसीजन कि क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके न्यूक्लियर टॉक्स के लिए राज़ी होता है। यानी उस जब तक ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नहीं डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, उस पर बात करता है, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक रहस्य है। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वही है जो इजराइल बताता आया है। वो कहता है इतने बॉम्ब हैं, ये बन रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वगैरह वगैरह। ईरान की गलती ये है कि इसने कभी भी विश्व को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि जी हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये है। अगर इस तरीके का कॉन्फिडेंस में लिया होता तो आज शायद ईरान का ये हश्र नहीं होता। अब साथ तो कोई नहीं आ रहा है ईरान के। पाकिस्तान पहले था, पाकिस्तान के साथ जो लंच जनरल मुजीर का हुआ, तो उसके बाद क्या लग रहा है क्या चीज़ उस मुजीर वाला लंच ट्रंप का, और फिर 2 हफ्ते का समय देना, फिर अटैक करना, तो ये स्ट्रेटजी क्या दिख रही है सर? इस पूरे युद्ध में ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में जनरल मुनीर जो हैं वो बहुत छोटे प्यादे हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनकी इंटरेस्ट मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। अगर आप बात करें तुर्की की, रूस की या चीन की भागीदारी की, बातचीत की, तो समझ में आता है। तो इस युद्ध को रोकने के लिए ईरान को बहुत तेज़ी के साथ डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए, नहीं तो और भी नुकसान होगा। क्योंकि ईरान की एयर डिफेंस ख़त्म हो गई है, लगभग ख़त्म हो गई है। उसके मिसाइल का ज़ख़ीरा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसे में क्या सूरत बचती ईरान की? बचती ये है कि डिप्लोमेसी का सहारा ले, वर्ल्ड पावर्स को अपने साथ करे और बात करे। अदरवाइज़ कोई ग्राउंड इन्वेजन होने वाला नहीं है। मिसाइल से और एयर अटैक्स होंगे। ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी जो भी है वो दिन पर दिन कम होती जाएगी। हालांकि इजराइल और अमेरिका अपनी रीसप्लाई पाएंगे, उनके हथियार नए आते रहेंगे, वो अटैक करते रहेंगे।
तो यहाँ पर ईरान को चाहिए कि एक अल्टरनेटिव जल्दी से जल्दी ढूंढे, ना कि हठ धर्मिता के साथ इस युद्ध में बना रहे और अपना नुकसान कराए। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, क्योंकि अब जो डाउन हो गया ना ईरान का और अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, तो ये युद्ध कहीं ना कहीं अब अमेरिका का भी जो आत्मविश्वास है या अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा देगा। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ना ही है, क्योंकि आज हुआ है, इसके बाद उनकी धमकी नहीं मानते तो वो अमेरिका इसको और स्टेप अप करेगा। आज आपने देखे 12 बम डाले हैं, कल वो और डालेगा। अभी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे डाला, हो सकता है कल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाले। तो वो मजबूर करेगा कि वो आए वापस और बातचीत के लिए तैयार हों। तो इस तरीके से युद्ध का शेप होते हुए दिख रहा है। आने वाले दिनों में हम और क्लैरिटी देखेंगे कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। लेकिन ईरान कमज़ोर है इस समय, तो ये लगता है कि ईरान की स्थिति नहीं है कि वो डिफेंस कर सके या फिर अटैक कर सके। ईरान कमज़ोर नहीं है, ईरान की ग्राउंड फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ईरान के ऊपर निकट भविष्य में कोई ग्राउंड इन्वेजन हो नहीं रहा है। तो ईरान का जो भी मेन मुद्दा है मिसाइल फोर्स, वो धीरे धीरे खत्म हो रही, क्योंकि वो फायर कर रहे हैं। तो वहाँ पर अभी है ईरान की एयरफोर्स बहुत ही छोटी है, नॉन एग्जिस्टेंट है। ईरान की एयर डिफेंस नेस्तनाबूद हो चुकी है, इजराइल ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो ईरान के पास जो फोर्स है आर्मी है, वो किसके ऊपर इस्तेमाल करेगा जब तक उनके अंदर कोई आके नहीं लड़ता। 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पे नहीं कर सकता, दूसरे देशों में अमेरिकन बेसिस पे नहीं कर सकता। तो जो चीज़ उनके पास है वो नॉन इफ़ेक्टिव है, कमज़ोर है, और ईरान को उसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ईरान के हित में है कि डिप्लोमेसी का सहारा ले और वर्ल्ड कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश करें। ये ट्रंप ने जो 2 सप्ताह का समय मांगा था, उसका वजह क्या थी? या ट्रंप के जो मुनीर, इसके पीछे क्या मतलब सिर्फ यही थी कि धोखा देना था या फिर लंबी युद्ध के लिए तैयारी करना था? ट्रंप कहते हैं कि मैं खुद ही नहीं जानता हूं कि अगले क्षण मैं क्या करने वाला हूं। आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट बोलते हैं वो। तो जो उन्होंने 2 हफ्ते का ये डाला था गुगली, वो काम कर गई। लोग सोच रहे थे कि 2 हफ्ते तक हो सकता है जुलाई में हो, लेकिन उन्होंने 1 रात 2 रात का समय दिया और अटैक कर दिया। तो ये एक उनकी टैक्टिक्स थी जो कि काम आ गई, और लोग वाकई थोड़े से सरप्राइज हो गए कि अमेरिका ने अटैक कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए ट्रंप को सरकार की तरफ से, तो वो क्या लगता है कि लंच के मामला है या फिर ये चापलूसी की पराकाष्ठा है? पाकिस्तान का कहना है, आजकल दुनिया की हालत ये हो गई है कि एक टेरर स्पॉन्सर किसी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रेकमेंड करता है। टेरर स्पॉन्सर जिसको आज भी FATF कह रहा है कि ये टेरर स्पॉन्सर है, फाइनेंसर है, जिसके यहाँ खुलेआम टेररिस्ट घूमते हैं। और बुद्धि, अमेरिका की बुद्धि पे हमें तरस आता है कि वो उसके रिकमेंडेशन पे बहुत फूले समा रहे हैं कि हाँ, हमारा जनरल असीम मुनीर ने हमारी तारीफ़ की, हमको नोबेल प्राइज़ के लिए रेकमेंड किया। तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है, अब इसके ऊपर इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। ये थे कर्नल US राठौर। उनका साफ कहना था कि इस युद्ध में अब ईरान को चाहिए कि वो डिप्लोमेटिक रास्ते पर जाए, नहीं तो विध्वंस और बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।